नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 9। ये सबसे हार्ड क्वेश्चंस में से, इसके अलावा एक और है जो हार्ड है, बाकी आपको कोई भी सैंपल है जो हार्ड नहीं मिलेगा, आपको इससे जी क्वेश्चन मिलेंगे सारे में। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है बीकर कंटेन अ सॉल्यूशन हाँ सही कह रहे हो, जब फिर वापस आएंगे तो फिर आप यही फोटो दिखा देना। तो देखो, अ बीकर कंटेन्स अ सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस ए, precipitation of substance A take place when a small amount of A is added to the solution। अब बताओ ये सॉल्यूशन कौन सा होगा? ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, सबसे इजी क्वेश्चन है इसमें। कि फिर से देखो इसे कि एक कंटेनर है, उसमें ए सब्सटेंस है, प्रेसिपिटेशन ऑफ ए टेक्स प्लेस व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ ए इज एडेड टू द सॉल्यूशन। तो बताओ ये कौन सा सॉल्यूशन होगा, ए बी सी या डी? ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? अगर आपने क्या किया, एक सॉल्यूशन को डाला इसमें, ठीक है, ए सॉल्यूशन को डाला और प्रेसिपिटेशन ऑफ सब्सटेंस ए टेक प्लेस व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ ए इज एडेड टू द सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन इज ओके हेमंत। इसके अलावा और कोई आंसर? अगर आपने किसी सॉल्यूशन कोई वाटर लिया और उसमें ए को डाल दी, ठीक है, तो उससे कौन सा किस टाइप का सॉल्यूशन बनेगा? स्मॉल अमाउंट डाला आपने, एक ही स्मॉल अमाउंट को डाला होगा। सुमित, यामिनी एंड हेमंत, ओके। और इसके अलावा श्रुति एंड हाँ अंबिका, श्रुति, ओके। देखो मैं आपको इस सबको मतलब समझा देता हूँ। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि जैसे पहले अनसैचुरेशन आता है, पहला स्टेप बताते हैं अनसैचुरेशन का, जो इसने बताया हुआ कि स्मॉल अमाउंट ऑफ डालोगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ, जैसे ए आपने स्मॉल अमाउंट ए डाला तो ए क्या होगा, ए कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा। जैसे ये कंप्लीटली डिसॉल्व होता है तो पहले बनता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कब बनता है? जैसे आपने पानी लिया और पानी में आपने कुछ चीज को मिला दिया, ठीक है, जैसे आपने मिलाया पूरा का पूरा कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया, तो उसे कहते हैं अनसैचुरेटेड। फिर क्या होता है, आपने फिर भी इसको मिलाते जाओगे, फिर मिलाते जा रहे हो, एक टाइम ऐसा आएगा कि क्या होगा, जो डिसॉल्व होना उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी, नहीं होगा डिसॉल्व, थोड़ा थोड़ा सा आपको नीचे दिखेगा, तो इसे कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन आपने कहा नहीं जी हमारे पास तो बहुत है घर में रखा हुआ, ठीक है, फिर भी आपने क्या किया, और डाला इसके ऊपर से, और डाल दिया। अब क्या हुआ, अब वो जो आपने चीनी डाली थी वो क्या हो गया, उसके वो यहाँ पे एक लेयर बन गई। देखो आप देखते होंगे कि आप ज्यादा चीनी डालते तो एक लेयर बन जाती नीचे पूरी चीनी की, ठीक है। तो जब ये पूरी लेयर आपको यहाँ दिखाई देने लगेगी तो इसे कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये तीन तरीके के सॉल्यूशन आपके पास होते हैं। जब आपने स्मॉल अमाउंट में डालोगे और कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा तो अनसैचुरेटेड। उसके बाद फिर आपने फिर भी डाला और डिसॉल्व होना बंद हो गया तो दैट इज सैचुरेटेड। और जब आपने और अमाउंट में डाला और नीचे एक लेयर आ जाती पूरी, ठीक है, उसे कहते हैं सुपर सैचुरेटेड। तो इसने स्मॉल अमाउंट ऑफ ए को डिसॉल्व किया हुआ है, जब स्मॉल अमाउंट करेंगे तो क्या होगा, वो आ जाएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी इसका आंसर हेमंत ने सही बताया था, हेमंत एंड सुमित, ठीक है। तो ये दो ये आंसर हैं आपके जो सही है, ठीक। तो ये क्वेश्चन उसने यहीं से लिया हुआ है, आपके एनसीईआरटी से लिया हुआ है। तो मेन है यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आंसर। ये सबसे जो मैं आपको बता रहा हूँ ये फर्स्ट या सेकंड में टफेस्ट है, इससे टफ आपको कोई नहीं मिलेगा। और आप कोई भी बुक उठाओगे क्वेश्चन आंसर का
तो ये सबसे टफ में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा इनकरेक्ट है? ए है डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन आर अपोजिट प्रोसेस। दूसरा है डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन अकर विद सेम रेट द सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। थर्ड है व्हेन रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड टू इट। और फोर्थ है सैचुरेटेड सॉल्यूशन द सॉल्यूशन इज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद डिसॉल्व्ड सॉल्यूट। इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? 10 में से जो इनकरेक्ट है, जो सबसे गलत है। कौन सा लग रहा है आपको? ए बी सी में से जो सबसे इनकरेक्ट है कौन सा हो सकता है? 1 2 3 4। देखो कितने भयंकर लैंग्वेज पूछी हुई है। डिसोल्यूशन का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपको इससे पहले बताया था। जैसे गैस को आप डिसॉल्व करते हो, ठीक है, तो उसे कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, यानी डिसोल्यूशन होना। इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन आपको? ओके, श्रुति एंड यामिनी। अच्छा, यामिनी ने बताया इसका आंसर। और इसके अलावा कोई आंसर? हेमंत, ओके। और इसके अलावा सोचो जरा खुद। सुमित, ओके। अंबिका एंड श्रुति। बिल्कुल, देखो दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन ही इस लेवल के आ रहे हैं। ये थोड़ा ये टफ है क्वेश्चन। तो चलो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। अंबिका, इसका आंसर जो सही बताया है वो बताया है यामिनी ने। ठीक है, पहला देखो, क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है क्रिस्टल फॉर्मेशन होना। क्रिस्टलाइजेशन ये अभी आप लोग प्रोसेस में करोगे भी, या मैं भी खुद सोच रहा हूँ कि जो लैब में मैं करता हूँ कुछ एक्टिविटी, वो आपको मैं उसमें दिखा दूं, किसमें? वीडियो के थ्रू दिखा दूं। तो उसमें क्या होगा कि आपको ये सारी प्रोसेस लैब के थ्रू भी दिखेंगे कि कैसे कैसे ये चीज होती है। ठीक है, तो ये क्रिस्टलाइजेशन हो गया और ये डिसोल्यूशन हो गया। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में हो गए। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है कि जो भी चीज आपने रखी थी ये सॉल्यूशन में, ये सॉल्यूशन को आप हीटिंग करोगे और हीटिंग करने के बाद उसको क्रिस्टल फॉर्म में ले आओगे। इसे कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। और डिसोल्यूशन का मतलब जो क्रिस्टल आपके पास रखा हुआ था, आप उसको किस में डाल दोगे? पानी में डाल दोगे। ठीक है, आपने इसको उठा के पानी में डाल दिया, तो उसे कहते हैं डिसोल्यूशन। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। आपने जो सॉल्यूशन बनाया, हीटिंग करोगे, सॉलिड फॉर्म में आ गया, यानी क्रिस्टल के फॉर्म में आ गया, तो उसे कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। और आपने क्रिस्टल को लिया और उसे पानी में डाल दिया, इसे कहते हैं डिसोल्यूशन। तो दोनों क्या एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेस हैं। दिस वन इज राइट। ठीक है, सेकेंड स्टेप में देखो, when dissolution and crystallization occur with same speed then saturated solution obtained। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस हिसाब से, जैसे मैंने कहा कि जो भी क्वांटिटी का स्मॉल अमाउंट की क्वांटिटी नीचे दिखेगी आपको, जब नीचे दिखेगी तो क्या बन जाएगा? क्रिस्टलाइजेशन। और ये फिर दोबारा डिसॉल्व हो जाएंगे, तो ये क्या हो गया? डिसोल्यूशन हो गया। तो दोनों की प्रोसेस चलती रहेगी, लेकिन आपको कंटिन्यू दिखेगा क्या कि छोटे से अमाउंट में है। लेकिन आपको थोड़ी पता है कि पहले ए था यहाँ पे, अब बी आ गया है। ठीक है, जो यहाँ नीचे था वो घुल के ऊपर पहुंच गया, जो ऊपर था वो नीचे आ जाता है। तो ये लगभग प्रोसेस चलती रहती है। ठीक है, सेम स्पीड से। ऐसा मत सोचना कि जो ए नीचे ए ही रह गया, कई बार ये डिसॉल्व होकर ऊपर पहुंच जाता है और जो दूसरा सॉल्यूशन बी ऊपर है वो नीचे आके नीचे बैठ जाता है। ठीक है, तो ये दोनों प्रोसेस साथ चलती है। देखो, क्रिस्टलाइजेशन का मतलब इसके क्रिस्टल बन गए, डिसोल्यूशन का मतलब ये डिसॉल्व हो गया। तो दोनों की दोनों प्रोसेस सेम स्पीड में हो रही है, तो उसे कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पूरा देखो दिमाग लगाने की चीज है, इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। थर्ड है रेट ऑफ डिसोल्यूशन एंड रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज इक्वल। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया।
तो उसमें नो सॉल्यूट कैन बी एडिड। अब आप कोई भी चीज ऐड करोगे तो उसमें डिजोल्व होगी नहीं। तो ये तीनों के तीनों राइट है और ये फोर्थ वन इज रॉन्ग। सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद डिजोल्व सॉल्यूट। तो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में नहीं होता है। देखो दो इक्विलिब्रियम होते हैं आपके पास, ये आपने पढ़ा होगा, एक होता है डायनामिक और एक होता है स्टैटिक्स। तो ये स्टैटिक्स में आता है, डायनामिक में नहीं आता है। ठीक है, तो ये डीप में आप आगे पढ़ सकते हो क्योंकि 11th वाला पोर्शन है इक्विलिब्रियम का चैप्टर का है। ठीक है, तो ये डी आंसर ही क्या है, इनकरेक्ट है और बाकी सारे करेक्ट हैं। तो समझ में आया कि नहीं आया आपको? रिप्लाई करना मुझे। यही फर्क होता है कि जब आपने थ्योरी पढ़ी है और जब आप क्वेश्चन आंसर करोगे, और अब आप प्रैक्टिस करोगे। अभी भी आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आप केवल अभी आंसर को सुन रहे हो, तो इससे भी बहुत ज्यादा प्रोग्रेस नहीं होती है। प्रोग्रेस उसी समय होगी जिस दिन आप खुद करना स्टार्ट कर दोगे। उस दिन आप खुद ब खुद सारा, उस दिन आप एक्सपर्ट बन जाओगे। फिर आपको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे कि इसमें क्या चीज करनी है। अगर आपने जिस दिन खुद से स्टार्ट कर दिया क्वेश्चन आंसर और फिर हम लास्ट में डिस्कशन करेंगे, वो आपको एक स्टैंड में ले जाएगा जहां से आपको याद करना नहीं पड़ेगा। फिर केमिस्ट्री आपको रटनी या याद करनी नहीं पड़ेगी, फिर आपको समझ में आनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो वो स्टेज कब आती है, जब आप खुद मेहनत करना स्टार्ट कर दो पहले आप लोग। ठीक, जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे तब तक क्या होगा, ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी और टफ लगेगी थोड़ी सी। तो इसके आगे बढ़ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11th में। ये अभी प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, इसके बाद तो आप जैसे अगर आप इसको करते हो सही तरीके से तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी याद करने की। ये मैं पहले ही बता रहा हूँ कि आपको केमिस्ट्री याद नहीं करना पड़ेगा अलग से, वो खुद ब खुद आपको सारी केमिस्ट्री आ जाएगी। इसमें नेक्स्ट है 11 क्वेश्चन। ऑन डिजोल्विंग शुगर इन वाटर एट रूम टेम्परेचर सॉल्यूशन फील्स कूल टू टच। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिसोल्यूशन ऑफ शुगर विल बी मोस्ट रैपिड। बताओ किस में होगा? पहला है शुगर क्रिस्टल इन कोल्ड वाटर या हॉट वाटर या पाउडर शुगर इन कोल्ड। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अंबिका ओके, और कोई? ये तो बहुत आसान सा है, पर देखो सारे माइंड गेम वाले हैं। अंबिका, हेमंत ओके। ऐसा नहीं है कि जहां पे आपको दिमाग ना लगाना पड़े, ये सब दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन है। सुमित, और यामिनी, श्रुति। ठीक है, ये ही बोला था मैंने आपको और बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। सबने सही आंसर दिया इसका। पाउडर शुगर, देखो पाउडर फॉर्म में होगा तो जल्दी घुल जाएगा। अगर आपने एक शुगर का एक बड़ा सा ये ले लिया आपने और इसको पानी में डाल दो, और एक जब आपने पाउडर फॉर्म में शुगर लिया और इसको पानी में डालोगे, तो सीधी सी बात है, पहले तो पाउडर वाला जल्दी घुलेगा। दूसरा, एक में आपने कोल्ड वाटर ले लिया और एक में आपने हॉट वाटर ले लिया, तो हॉट वाला जल्दी घुलेगा। तो इसीलिए पाउडर शुगर इन हॉट वाटर जल्दी डिजोल्व हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, और ये डिजोल्यूशन वर्ड देखो अब भी आ गया डिजोल्यूशन। डिजोल्यूशन कई बार आएगा, डिजोल्यूशन वर्ड। अब क्वेश्चन नंबर 12, ये वही क्वेश्चन है जो मैंने कल पूछा था आपसे। ठीक है, कल मैंने आपको हेनरी लॉ का बताया था और हेनरी लॉ में पूछा था मैंने क्वेश्चन आपको। अब देखो इसमें किसकी वैल्यू दे दी इसने, इसकी के एच की वैल्यू दे दी। देखो हेनरी लॉ कांस्टेंट यानी के एच की वैल्यू दे दी है, हीलियम की वैल्यू ये दे दी, हाइड्रोजन की ये दे दी और ऑक्सीजन की ये दे दी। ठीक है, ये कल वाला ही क्वेश्चन है, बस मैंने क्वेश्चन को अलग दे दिया था, वैल्यू और इसमें अलग दे दी है। कॉन्सेप्ट सेम है दोनों का। बताओ इसका आंसर क्या होगा? सॉल्युबिलिटी ऑर्डर। सुमित ओके, और कोई आंसर? ये कल वाला ही क्वेश्चन है, देखो जो मैंने कल आपको पूछा था, वैल्यू अलग थी बस। हेमंत, सुमित, और इसके अलावा कोई आंसर? अंबिका, और ओके सुमित, ठीक है। और इसके अलावा लास्ट कौन है? यामिनी, श्रुति, ओके सी और डी।
तो 2 आंसर आए हैं सी डी। अब चेक करते हैं। देखो हीलियम की वैल्यू सबसे ज्यादा रखी है 144। दूसरा हाइड्रोजन की वैल्यू लिखी है इसने 69 और ऑक्सीजन की रखी है इसने 34। तो जिसकी वैल्यू सबसे कम उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा, तो ये इसका ट्रेंड ये हो जाएगा। तो अब देखता हूं इसमें कौन सा ऑप्शन ये सही है। ठीक है, इसका ऑप्शन सही है सी वाला, सी। ठीक है, ये देखो ये वैल्यू दी हुई है इसमें, और ये वैल्यू जो दी है, जिसकी ज्यादा वैल्यू उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। देखो कल हमने किया था एक क्वेश्चन, KH की वैल्यू ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी कम, तो क्वेश्चन देखो घुमा के दे दिया है। तभी मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया था हेनरी लॉ के बेस पे कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो इसका सी आंसर है, जिसके KH की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन वाटर। कंसंट्रेशन आपको नाइट्रोजन की बतानी है। ठीक है, एंड टेम्परेचर गिवन है, टोटल प्रेशर आपको दिया हुआ है 1 atm, और मोल फ्रैक्शन भी दिया हुआ है वाटर का, सॉरी नाइट्रोजन का, और KH की वैल्यू भी दी हुई है आपको, और आपको M निकालना है, मोलैरिटी निकालनी है। कैसे निकालोगे आप? ठीक है, मोलैरिटी आपको गिवन है, कैलकुलेट करनी है। तो मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट करोगे आप? KH की वैल्यू गिवन है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन देखो क्या क्या गिवन है आपके पास। पहला प्रेशर गिवन है, प्रेशर इज इक्वल टू 1 atm। दूसरा KH की वैल्यू भी गिवन है आपको, KH की वैल्यू है 8.42। तीसरा मोल फ्रैक्शन भी गैस का गिवन है 0.78। ठीक है, और आपको क्या निकालना है? नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन निकालना है, नाइट्रोजन का। बस इसके बाद क्लास ओवर कर दूंगा मैं। हाँ हाँ, आज 2 आवर्स की है पूरी, क्योंकि कल 1-2 दिन हमने मिस कर दिया था ना, इसीलिए जो वो मिसिंग है उससे हम कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, 1-2 दिन का जो काफी लॉस हुआ था उस बीच, तो उसको हम अब कंप्लीट करेंगे। तो जितना हम लोग क्वेश्चन आंसर और प्रैक्टिस करेंगे वही क्या होगा, उसी से हमें आएगा ये। तो इसमें कैसे होगा बताओ? एनी आंसर? देखो मैं अब बता देता हूं आपको। सबसे पहले देखो, आपने अगर डेल्टन्स लॉ पढ़ा होगा, डेल्टन्स लॉ क्लास 11 में था एक, डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसके अकॉर्डिंग क्या था, एक फॉर्मूला था हमारे पास कि एक फॉर्मूला हमारे पास था कि जो पार्शियल प्रेशर होता है किसी भी गैस का, इक्वल टू उसका मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है, ये आया था। अब जो यहाँ पे दिखा है, ये लिखा है टोटल प्रेशर लिखा है, और जबकि हमें क्या चाहिए, हेनरी लॉ में हम क्या लगाते हैं, पार्शियल प्रेशर लगाते हैं। ठीक है, हेनरी लॉ में टोटल प्रेशर नहीं लगता है, उसमें क्या लगता है, पार्शियल प्रेशर लगता है। तो ये देखो क्वेश्चन में हमें आपको लगेगा सारी चीजें हमें गिवन है, लेकिन गिवन कुछ क्या चीज नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा टोटल प्रेशर, और हमें चाहिए पार्शियल प्रेशर, तो हम क्या निकालेंगे, इसका पार्शियल प्रेशर निकालेंगे। तो पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए क्या होगा, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन कितना दिया हुआ है इसमें, मोल फ्रैक्शन दिया है 0.78। टोटल प्रेशर देखो 1 atm प्रेशर है, लेकिन यहाँ पे 1 atm को यूज नहीं करते, यहाँ पे हम लोग करेंगे मिलीमीटर में, क्योंकि ये देखो यहाँ पे ये जो KH की वैल्यू है ये मिलीमीटर में दी हुई है। ठीक है, तो मिलीमीटर में देने का मतलब ये हुआ कि 1 atm इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर, 760 मिलीमीटर। उसको यहाँ पे रखेंगे हम लोग।
तो ये आपका जो आंसर आएगा ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, यहां तक समझ में आया? पहले हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन को निकालना है। बताओ ये समझ में आया यहां तक? हाँ हाँ, इसके बाद क्या होगा देखो, पार्शियल प्रेशर, देखो क्वेश्चन में कभी भी ध्यान रखना, हेनरी लॉ किसकी बात करता है? हेनरी लॉ टोटल की बात नहीं करता है। हेनरी लॉ कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है किसी भी गैस का, ठीक, हेनरी लॉ टोटल की नहीं बल्कि पार्शियल प्रेशर की बात करता है। पार्शियल प्रेशर मतलब किसी एक जो गैस होती है वो कितना प्रेशर एग्जिट करती है वो है, और टोटल का मतलब जब सारे के सारे कितना प्रेशर लगा रहे हैं। तो ये टोटल की बात नहीं करता, जबकि ये पार्शियल प्रेशर की बात करता है। आपको एक मैंने दूसरा फॉर्मूला बताया था, m इज इक्वल टू कंसंट्रेशन था, ये कंसंट्रेशन भी है क्योंकि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था, तो यहाँ पे इसको मोलैरिटी हम कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसे कह सकते हैं मोलैरिटी इज इक्वल टू, मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, जितना के एच की वैल्यू दी है इनटू प्रेशर। ठीक है, ये मोलैरिटी निकल जाएगी, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू के एच की वैल्यू हमें गिवन है 8.42 इंटू 10⁻⁻⁷, और जितना ये पार्शियल प्रेशर दिया हुआ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कंसंट्रेशन या मास जो भी है वो गिवन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें दूसरा फॉर्मूला यूज होता है कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो उसको मोलैरिटी भी कह सकते हैं या कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ मोलैरिटी, तो इसीलिए हमने मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू 8.42 इंटू 10⁻⁷ इंटू जितना पार्शियल प्रेशर आया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कोई डाउट किसी को इसमें? बताना, एनी डाउट? ये क्वेश्चन आया समझ में कि नहीं आया? 13th वाला क्वेश्चन। रिप्लाई करना है यस या नो, या दोबारा बताना है? बताओ, इसको दोबारा बताना है या आ गया? रिप्लाई करना है या एक बार क्लियर है? अच्छा, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। चलो देखो, इसमें क्वेश्चन में क्या है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन पूछी है। ठीक है, टेम्परेचर गिवन है, आपको टोटल प्रेशर गिवन है और मोल फ्रैक्शन गिवन है। ठीक है, तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन का दिया हुआ है और आपको टोटल प्रेशर दिया हुआ है। तो जनरली हमें पहले पार्शियल प्रेशर निकालना होता है। पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू जितना टोटल प्रेशर है इंटू टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि हमें नाइट्रोजन का निकालना है, तो इसलिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे 1 atm दिया हुआ है, लेकिन इसकी यूनिट को ध्यान रखना, यहाँ पे मिलीमीटर में आपको आंसर को कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसके लिए प्रेशर के लिए। तो 1 atm का मतलब होता है 760 मिलीमीटर। ठीक है, तो अभी आंसर जो भी आएगा वो मिलीमीटर में आएगा, तो ये 760 हो गया, और जो मोल फ्रैक्शन है वो है 0.78। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा, इसमें मल्टीप्लाई करके आ रहा है 592.8 mm। तो ये हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। अब हमने क्या करना है कि हेनरी लॉ का दूसरा फॉर्मूला यूज करना है, मोलर मास इज इक्वल टू सॉरी मोलैरिटी इज इक्वल टू ये नंबर ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू जितना के एच की वैल्यू इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। तो के एच की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पे 8.42 इंटू 10⁻⁷, और ये जो हमने निकाला अभी पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इंटू 592.8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से जो भी आंसर आता है उसको वो हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ये आया समझ में कि नहीं आया? यामिनी?
ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 वाला। अब ये मैंने आपको कई बार बताया, देखो हेनरी लॉ के एच के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, के एच। मैंने आपको 3-4 कंडीशन बताई थी के एच के लिए, कल भी बताया था। अब ये पहला है कि डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट के एच वैल्यू, पहली है फॉर एट सेम टेम्परेचर। दूसरा, हायर द वैल्यू ऑफ के एच, विच वन इज नॉट करेक्ट? हायर द वैल्यू ऑफ के एच, हायर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। तीसरा, के एच इंक्रीज करेंगे with increase the temperature and kh is the function of the nature of gas. और फोर्थ है, partial pressure of gas in vapor phase is proportional to the mole fraction of gas in the solution। बताओ इन चारों में से कौन सा आपको क्या लग रहा है, करेक्ट नहीं लग रहा है, नॉट करेक्ट? इसका क्वेश्चन अभी भी किया था हमने, अभी इससे पहले हमने किया है क्वेश्चन इसका। बताओ इसका कौन सा आंसर आपको इनकरेक्ट लग रहा है? ओके, यामिनी अंबिका और सुमित एंड हेमंत। ओके सुमित, हाँ लगभग सही दिया है, सबने आंसर सही दिया है, बी। यही तो हम इससे पहले क्वेश्चन कर रहे थे। देखो इससे पहले हमने क्या किया, अगर के एच की वैल्यू ज्यादा होती है तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, कम हो जाता है। यही इसके पहले का क्वेश्चन है। देखो जितना के एच की वैल्यू ज्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, और ये क्या कह रहा है, जितनी के एच की वैल्यू ज्यादा है सॉल्युबिलिटी हायर होगी। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट होगी, ठीक है, तो बी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। अब क्वेश्चन नंबर 15, इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 15 में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? पहला है, प्रेशर इज हायर अंडर वाटर देन एट द सरफेस ऑफ द सी। सेकेंड इज, लो सरफेस प्रेशर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बैंड्स। बैंड का मतलब वही है जो स्कूबा डाइवर्स में मैंने आपको बताया था ना। इसके लिए बैंड एक डिजीज होती है, बैंड्स, जो जिसमें हाई पेन होता है। जब आप ऊपर नीचे से ऊपर जाते हो तो क्या होता है कि प्रेशर कम होगा, तो जो गैस होती है वो गैस अंदर से क्या होती है, बबल्स के फॉर्म में निकलती है, तो वो हमारी बॉडी में एक हार्ड पेन करती है, बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, लाइफ के लिए भी डेंजरस होता है। तो इस डिजीज को हम कहते हैं यहाँ पे बैंड, ध्यान रखना। तो ये बैंड उसके लिए यूज हुआ है, ठीक है। तो ये बैंड आपको बता दिया था, उस डिजीज को कहते हैं। और थर्ड वन आता है, बैंड आर एक्चुअली द बबल्स ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड। और फोर्थ है, ड्यू टू हाई प्रेशर सॉल्युबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैस इन द ब्लड डिक्रीजेस। अब इन चारों में से आपको कौन सा स्टेटमेंट गलत लग रहा है? विच वन इज इनकरेक्ट? तो ये सारे क्वेश्चन क्या आपको सोचने के लिए मजबूर करते हैं, इसीलिए सोचना, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या आपने उसको ढंग से डीपली नहीं पढ़ा हुआ तो इसमें दिक्कत करेगा आपको। तो बताओ कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है इससे, जो गलत स्टेटमेंट है? सुमित, ओके। और इसके अलावा कोई आंसर? अंबिका, ओके। सुमित, अंबिका, हेमंत और यामिनी, बताओ आंसर। ये सोचने वाले क्वेश्चन है, इतने आसान से क्वेश्चन नहीं होते ये, लेकिन अगर आपको ये थिंकिंग एबिलिटी को इंक्रीज कर देते।
तो लगभग इसका आंसर भी सबने सही दिया है। थोड़ा सा इसका आंसर है बी। बी इज द राइट आंसर। देखो, सरफेस प्रेशर, लो सरफेस प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बैंड इन द बॉडी ऑफ स्कूबा डाइवर्स। ठीक है, लो सरफेस प्रेशर का मतलब कि जो सरफेस का जो प्रेशर होता है वो कम होता है, इसकी वजह से क्या होता है, बैंड फॉर्मेशन होता है बॉडी में। ठीक है, ये इसके अकॉर्डिंग है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या है, सही नहीं है। बाकी के सारे स्टेटमेंट सही हैं। प्रेशर इज हायर अंडर वाटर देन एट द सरफेस ऑफ द सी, ये भी सही है। लो सरफेस प्रेशर की वजह से नहीं होता। अगर लो सरफेस प्रेशर की वजह से बैंड होता तो क्या होता है कि जो सरफेस के ऊपर घूम रहे हैं उनको बैंड हो जाता सबको। ठीक है, जो सरफेस है, जैसे वाटर है आपके पास, अगर ये वाटर के ऊपर कोई घूम रहा है तो वहां पे तो सरफेस एरिया कम है या सरफेस प्रेशर कम लग रहा है। जब सरफेस प्रेशर कम लग रहा है तो उसकी वजह से उसको बैंड होना चाहिए था। बैंड का मतलब हार्ड पेन होना चाहिए था बहुत ज्यादा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक, तो ऐसा नहीं होता, इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा नहीं होता इसका मतलब ये हुआ कि जो स्कूबा डाइवर्स होता है उसमें बैंड की मेन क्या है, जब वो डाउन से अपवर्ड्स की तरफ मूव करता है। ठीक है, तब वहां पे क्या होता है कि प्रेशर कम होता है जरूर, लेकिन नाइट्रोजन गैस की वजह से होता है मेन। अगर नाइट्रोजन की जगह पे आपने हीलियम को यूज किया तब थोड़ी होगा, तब वहां पे बैंड नहीं होगा। अगर आपने हीलियम को यूज किया नाइट्रोजन की जगह पे तो भी बैंड नहीं हो सकता। ठीक है, इसीलिए जो सेकंड स्टेटमेंट है ये करेक्ट नहीं है, ट्रू नहीं है। बाकी सारे ट्रू है। अब क्वेश्चन नंबर 16, ये भी काफी हार्ड क्वेश्चन है 16 वाला। इस लेवल से नीचे ही आएगा आपका पेपर, इससे हाई नहीं आ सकता। अगर आपने इससे अच्छी तरह से किया है तो इनसे हाई नहीं बन सकता पेपर आपका। देखो, रेशियो ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इज 1:4। ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी इन द टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन इज, आपको रेशियो ऑफ सॉल्युबिलिटी का रेशियो बताना है। द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन इन एयर इज, ऑक्सीजन का रेशियो है 1 और नाइट्रोजन का रेशियो है 4। ठीक है, और फाइंड आउट द रेशियो ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी डिजोल्व इन वाटर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इतना, और Ks की वैल्यू आपको गिवन है। तो बताओ कि जो इसका रेशियो होगा सॉल्युबिलिटी का इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, यानी मोल फ्रैक्शन करके आपको निकालना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज होता है कौन सा होता है, P इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन। ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन हो जाएगा और नाइट्रोजन के लिए नाइट्रोजन हो जाएगा। तो ये वाला आपको फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। ए, ओके सुमित, इसके अलावा और कोई आंसर? तो सुमित ने आंसर सही बता दिया इसका, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, और कोई इसके अलावा? ये तो सिंपल सा है, वैल्यू पुट करो आंसर निकाल दो। ठीक है, 1:4 है, इसको 1 रखो, एक को 4 रख दो। लेकिन इसने इनकम्प्लीट कर दिया, यहाँ पे रेशियो ऑफ द प्रेशर लिखना था। ठीक है, रेशियो ऑफ प्रेशर या अमाउंट लिखना था। बाकी का ठीक है। बाकी बाकी आप वैल्यू रखोगे, देखो ये है, इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये 1:4 है तो 4 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1:2 आ जाएगा। ठीक है, तो 1:2 इज द राइट आंसर, यानी 16 का आंसर ए सही है। ठीक है, इस 16 का आंसर क्या है, ए सही आंसर है। जो मोल फ्रैक्शन होगा ऑक्सीजन का
और नाइट्रोजन का वो कितना हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। ये तो सीधा ही दिखने से लग रहा है, ये 1/4 होगा और ये 1/2 हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा 1:2। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 में भी इजी है, देखो सॉल्युबिलिटी पूछा है, KH की वैल्यू गिवन है, KH गिवन है, सॉल्युबिलिटी पूछा हुआ है, फिर वही क्वेश्चन आ गया। बताओ, इसका तो ऑर्डर आसान है, ये 17 क्वेश्चन का, इसका आंसर बताना। ये कई बार रिपीट हो गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर बताओ क्या होगा 17 का। सी, ओके सुमित। और इसके अलावा तो देखो रिपीट होते जा रही चीजें, आपको उसको और अच्छी तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, अंबिका और हेमंत, हेमंत मिस कैसे कर गए आप? यामिनी, देखो सीधी सीधी है तो वैल्यू देखो बस, और कुछ थोड़ी करना है हमको। देखो AR की वैल्यू कितनी दे दी है 40, अब तो इसको पॉइंट को छोड़ दो आप 40, क्योंकि बहुत बड़ा गैप है। CO की वैल्यू कितनी है 1, अच्छा 1.67 ऐसे देखना ही पड़ेगा। CHO की वैल्यू कितनी है 1.83 इंटू 10⁻⁻5 हो गई, और CH4 की वैल्यू कितनी है 0.413। तो इसमें से सबसे कम वैल्यू किसकी है? ठीक है, सबसे कम वैल्यू किसकी? ये वाली CHO, इसीलिए नंबर 1 पे आ गया, तो इसलिए 4 वाला C आंसर सही है। देखो सबसे कम वैल्यू इसकी, उसके बाद CH4 की, उसके बाद CO2 की, और सबसे ज्यादा AR की। ठीक है, तो जिसकी KH की वैल्यू ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा C। ये तो सिर्फ क्या है, मैथमेटिकल टर्म्स को देखना पड़ेगा हमें। तो यही क्वेश्चन देखो इसने रिपीट कर दिया है बार बार। ठीक, तो फिर से आपको रिज्वाइन करना है सेम आईडी पे। देखो अभी 17 क्वेश्चन पे पहुंचे हम लोग, लेकिन ये प्रैक्टिस बेस्ड है। अगर ये कर लो आप तो इससे हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं आता कभी भी एग्जाम में। अच्छा अच्छा, साइन, ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये अच्छी तरह से करना है, क्योंकि आपकी बार आपको 100 में से 100 मार्क्स चाहिए इसमें पूरे। ठीक है, तो वो तब आएंगे जब आप लोग पूरी अच्छी तरह से इसको ध्यान दोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेकिन टाइम खत्म हो रहा है, रिज्वाइन करना है सेम आईडी पे फिर से।